हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीआरपीसी में अध्याय 12 को पढ़ेंगे, जिसमें पुलिस को इत्तला और उसके अन्वेषण करने की शक्ति दी गई है, जो धारा 154 से 176 में है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होता है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट जो होता है, देखिए यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट को परिभाषित नहीं किया गया है। इसी आधार पे ये कहा जाता है कि धारा 154 में एफआईआर परिभाषित तो नहीं है, लेकिन धारा 154 में इससे संबंधित प्रावधान दिया गया है, यानी इसको परिभाषित नहीं किया गया है, प्रावधान दिया गया है 154 में। और इसी आधार पे ये कहा जा सकता है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस को जो सूचना दी जाती है वहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट का रूप धारण करती है। यहाँ देखिए आवेदन कैसे दी जाती है इसमें प्रतिवेदन यानी प्रार्थना पत्र। एक केस आया था प्रकाश सिंह बादल वर्सेस पंजाब राज्य का, 2007 का सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को परिभाषित किया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वह प्रतिवेदन है जिसमें कोई पलट रहे हैं जिसमें कोई व्यक्ति थाने के भार साधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना देता है, यानी कि संज्ञेय अपराध में सूचना देता है तो वो प्रथम सूचना रिपोर्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिए इसकी रीति कैसी होगी, इसका ढंग कैसा होगा। जो सूचना प्रथम सूचक द्वारा थाने के भार साधक अधिकारी यानी थाने का भार साधक अधिकारी को, यानी जो दरोगा साहब जी होते हैं उनको बोला जाता है, थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है, वो मौखिक भी हो सकती है या लिखित भी हो सकता है, रिटन भी दिया जा सकता है या ओरल भी दिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे यदि वह सूचना मौखिक है तो थाने का भार साधक अधिकारी उसे स्वयं लेखबद्ध करता है, उसको लिखेगा या अपने किसी पुलिस अधिकारी को उसे लेखबद्ध करने के लिए प्राधिकृत करेगा। इस प्रकार लेखबद्ध करने के पश्चात उसे प्रथम सूचक को सुनाया जाएगा तथा उस पर जिसकी दस्तखत या अंगूठे का निशान लगवाए, उस पर उसकी मतलब जो लिखवा रहा है प्रथम सूचक है उसकी दस्तखत की जाएगी, या अगर वो पढ़े नहीं हैं, लिख साइन नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा। तत्पश्चात उस सूचना के सार को जर्नल डायरी में दर्ज किया जाएगा। जो वो सूचना होती है उसका जो सार होता है उसको जर्नल डायरी में पुलिस वाले उसको दर्ज करते हैं, और तब यह माना जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई। ऐसी रिपोर्ट को 3 प्रतियों में आपको लिखा जाता है 154(1) के तहत। अब यहाँ आइए, इसके अलावा यदि प्रथम सूचक ने लिखित रूप में संज्ञेय अपराध की सूचना दी है तो थाने का भार साधक अधिकारी उसे देखकर चीक रजिस्टर में उसे 3 प्रतियों में लिखेगा। थाना में एक चीक रजिस्टर होता है, उसमें वो 3 प्रतियों में लिखेगा या अपने किसी पुलिस अधिकारी को उसे लेखबद्ध करने के लिए कहेगा। अब देखिए इस प्रकार लेखबद्ध करने के पश्चात उस पर प्रथम सूचक का हस्ताक्षर करवाएगा और उसके सार को जर्नल डायरी में दर्ज करेगा। देखिए जो सब ध्यान देने की बात इसमें ये है कि जो 3 प्रतियों में जो एफआईआर को लिखी जाती है चीक रजिस्टर में, तो पहली जो कॉपी होती है वो धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट साहब के पास जाती है और दूसरा पुलिस थाने में रह जाती है, और तीसरी जो कॉपी होती है वो निःशुल्क में आपको जो प्रथम सूचक होता है, जो एफआईआर करवाने के लिए आते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनको निःशुल्क दी जाती है। अब यहाँ देखिए हम लोग देखेंगे इसकी आवश्यक शर्तें क्या होगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट की आवश्यक शर्तें क्या है। सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट जो होती है, यहाँ देखिए आप लोग कि प्रथम सूचना रिपोर्ट हमेशा संज्ञेय मामलों में ही लिखी जाती है, उसको संज्ञेय होना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट का पहला आवश्यक तथ्य है कि यह तभी दर्ज की जाएगी जब थाने के भार साधक अधिकारी को जिस अपराध से सूचना दी जाती है वह संज्ञेय अपराध हो। संज्ञेय अपराध को धारा 2C में परिभाषित किया गया है और उसका दंड जो है वो अनुसूची 1 का स्तंभ में दिया गया हुआ है। और दूसरी इसका आवश्यक शर्त है कि थाने का भार साधक अधिकारी को दी जानी चाहिए। प्रथम देखिए जैसे हम पढ़ रहे हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि इसमें जो संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है उससे थाने के भार साधक अधिकारी को दिया जाना चाहिए। एक संज्ञेय, दूसरा थाने के भार साधक अधिकारी, तीसरा मौखिक या लिखित।
मौखिक भी दी जा सकती है, लिखित भी दी जा सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का तीसरा आवश्यक शर्त यह है कि इसकी सूचना लिखित या मौखिक रूप से थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है। देखिए, अगर लिखित है तो हस्ताक्षर। चौथा इसका आवश्यकता देखिए, यदि संज्ञेय मामले की सूचना लिखित रूप में दी जाती है तो थाने का भारसाधक अधिकारी प्रथम सूचक को उस पर हस्ताक्षर करवाता है और तत्पश्चात उसी के आधार पर चीक रजिस्टर में 3 प्रतियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करता है। 3 प्रतियों में दर्ज करेगा चीक रजिस्टर में। चीक रजिस्टर, आप जानिए कि चीक रजिस्टर क्या होता है। चीक रजिस्टर जो होता है वो थाने में, ये आपको जो राज्य सरकार द्वारा दी गई एक ये होती है, एक मतलब एक डायरी की तरह होता है, उसी में उसको दर्ज किया जाता है। अब यहाँ पांचवा आवश्यक शर्त देखिए कि यदि मौखिक है तो लेखवत। यदि प्रथम सूचक संक्षेप अपराध की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक रूप से देता है तो वह इसे लेखबद्ध करेगा और तत्पश्चात इसे पढ़कर प्रथम सूचक को सुनाएगा और उस पर उसका हस्ताक्षर करवाएगा या अंगूठे का निशान लगवाएगा। या अगर वो मौखिक रूप से देता है तो उसको लिखेगा, फिर उसके बाद हस्ताक्षर करवाएगा। अब ये देखिए 6 नंबर कि जनरल डायरी में सार को दर्ज किया जाना, यानी जो FIR का जो सार है उसको जनरल डायरी में दर्ज करते हैं थाने के भारसाधक अधिकारी साहब। देखिए, यहाँ पढ़ते हैं हम कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की छवि एवं अंतिम आवश्यक शर्त यह है कि उसके सार को जनरल डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए। जो FIR का जो मेन सार होता है उसको जनरल डायरी में दर्ज करना चाहिए। जनरल डायरी राज्य सरकार द्वारा, यहाँ देखिए हमने जो बताया कि जनरल डायरी राज्य सरकार द्वारा थाने पर आपूर्ति की जाने वाली विहित पुस्तिका होती है। अब देखिए, यहाँ एक नोट भी है। ये ध्यान देने की बात यह है कि प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। कौन से सेक्शन के तहत? 154(2) के तहत ये निःशुल्क दी जाती है। यहाँ देखिए कि थाने का भारसाधक अधिकारी का यह विधिक कर्तव्य है कि जब उसे किसी संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाए तो वह FIR दर्ज करे। वह इस आधार पर ऐसा करने से मना नहीं कर सकते कि सूचनादाता अविश्वसनीय है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय मामले की अगर सूचना दी जाती है तो वो FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है। एक केस भी आया था, हम आपको बताते हैं। ये मतलब मना नहीं कर सकते हैं कि सूचनादाता जो है वो अविश्वसनीय है और FIR न लिख पाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक केस आया उसके बाद, देखिए यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको कि प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2007 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया था के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया कि थाने का भारसाधक अधिकारी यानी दरोगा साहब जो हैं वो संज्ञेय अपराध की सूचना पाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए विधितः बाध्य है। यानी अगर FIR जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का अगर कोई व्यक्ति जो है सूचना देता है, उसके साथ संज्ञेय अपराध का घटना हुआ है, तो वो जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाने के भारसाधक अधिकारी बाध्य हैं। इस मामले में कहा गया था। अब देखिए, पीड़ित पक्षकार को उपचार कैसे मिलेगा। यदि थाने का भारसाधक अधिकारी FIR दर्ज करने से इनकार कर देते हैं तो ऐसे में प्रथम सूचक की निम्नलिखित उपचार प्राप्त है। अब देखिए हम बताते हैं कैसे उपचार होगी उनकी। अब देखिए, यहाँ पे पुलिस अधीक्षक साहब को डाक से सूचना भेजना। जैसे कि थाने का भारसाधक अधिकारी FIR लिखने से इनकार कर देता है तो पीड़ित पक्षकार को प्रथम उपचार यह है कि वह उस सूचना को पंजीकृत डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। अब यदि पुलिस अधीक्षक को यह विश्वास हो जाता है कि पीड़ित पक्षकार के साथ संज्ञेय अपराध कारित किया गया है तो ऐसे मामले में वह स्वयं अन्वेषण कर सकता है। अन्वेषण का मतलब होता है आपको कि अन्वेषण जैसे कार्यवाही जो होती है, जो इन्वेस्टिगेशन जिसको बोलते हैं, वो कर सकते हैं, या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को उस मामले में अन्वेषण करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। 154(3) के तहत पुलिस अधीक्षक साहब को जो ये डाक से सूचना दी जाती है वो 154(3) के तहत दी जाती है। अब उसके बाद अगर वो भी उनको ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें अगर सही है तो वो निर्देश दे सकते हैं।
या फिर उसके बाद अगर वो भी रिजेक्ट करते हैं तो आगे की देखिए, मजिस्ट्रेट को आवेदन या प्रार्थना पत्र यदि उपरोक्त सूचना को भेजने के बावजूद भी पुलिस अधीक्षक कोई रुचि नहीं लेता है, अर्थात न तो स्वयं अन्वेषण करता है और न ही किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को ऐसा करने के लिए निर्देशित करता है, तब पीड़ित पक्षकार संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में धारा 156(3), ये याद रखिएगा सेक्शन, ये जरूरी है, पीड़ित पक्षकार जो है 156(3) CRPC के अंतर्गत आवेदन पत्र देता है। किनके पास? मजिस्ट्रेट साहब के पास। इसमें थाने के भार साधक अधिकारी को दी गई सूचना, पुलिस अधीक्षक को भेजी गई सूचना तथा पंजीकृत डाक की रसीद भी संलग्न करेगा। संलग्न का मतलब होता है कि उसको जो पंजीकृत डाक की रसीद है वो, और थाने साहब को, जो थाने भार साधक अधिकारी साहब को जो दी गई है उसकी भी सूचना देगा, और अगर वो रसीद है तो वो उसके साथ भेजेंगे, मतलब करेंगे साथ लेकर के। अब यदि मजिस्ट्रेट साहब संतुष्ट हैं तो संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी को यह निर्देश दे सकते हैं कि वे इस मामले में FIR दर्ज करके अन्वेषण करें और तत्पश्चात पुलिस रिपोर्ट भेजें। ठीक है। अब देखिए मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ परिवाद 101 चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए कि 156(3) में मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ आपको आवेदन पत्र दिया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कि वो 156(3) का 2 बार जिक्र किया गया है। यहाँ पे 156(3) के अंतर्गत आवेदन पत्र दिया जाए पीड़ित पक्षकार संबंधी मजिस्ट्रेट को न्यायालय में। ठीक है ना। और यहाँ देखिए कि मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद 156(3) CRPC के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र पर यदि मजिस्ट्रेट विचार नहीं करता है तो पीड़ित पक्षकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उस मामले से संबंधित परिवाद दाखिल कर सकता है। अब पीड़ित पक्षकार जो है डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ कंप्लेंट कर सकते, परिवाद को इंग्लिश में कंप्लेंट कहते हैं, तो कंप्लेंट डायरेक्ट कर सकते हैं। 156(3) में यहाँ पीड़ित पक्षकार ये करते हैं और डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ भी 156(3) में परिवाद की जा सकती है। अब देखिए यहाँ सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र। अब यदि मजिस्ट्रेट साहब परिवाद को धारा 203 में खारिज कर देते हैं, सेक्शन 203 के तहत मजिस्ट्रेट साहब को ये अधिकार है कि वो जो है परिवाद को खारिज कर सकते हैं, तो पीड़ित पक्षकार इस खारिजी के विरुद्ध सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। अब सत्र न्यायालय में दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए उच्च न्यायालय में धारा 482 CRPC के तहत याचिका। अब यदि सत्र न्यायालय भी पुनरीक्षण के प्रार्थना पत्र को खारिज कर देता है तो पीड़ित पक्षकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में याचिका के माध्यम से प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले FIR होती है। FIR में अगर थाने का भार साधक अधिकारी अगर उसको नहीं लिखते हैं तो उनकी जो शिकायत होती है वो पुलिस अधीक्षक साहब को डाक से सूचना दी जाती है। अब FIR जो है पुलिस स्टेशन में होती है, उसके बाद पुलिस अधीक्षक साहब को सूचना भेजा जाता है, उसके बाद एक मजिस्ट्रेट साहब को सूचना दी जाती है 156(3) में, उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन को, उसके बाद CRPC का सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे पास नोट्स भी हैं, और जिन व्यक्तियों को नोट्स चाहिए जो पूरा अच्छी तरह से हमने नोट्स को बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं CRPC की नोट्स है, और जिनको चाहिए वो हमें बताएं और हमें कॉल करें। ठीक है सर, धन्यवाद।